ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ तक कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स बारे में। सो इम्पल्स बहुत ही सिंपल चीज है। जब भी बेटा कोई बहुत ही ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, ओके, इसको तुम इम्पैक्ट से याद रख सकते हो। इम्पल्स और इम्पैक्ट अलग चीज होती है। पर जब इम्पैक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगने वाला है। ओके, तो जब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगेगा तब हम लोग फोर्स और टाइम से, मतलब फोर्स की भी बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो उन दोनों से हटा के हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स होता क्या है? सो बहुत ही सिंपल है। हमें न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से मैं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ओके, सो एफ इंटू जो डेल्टा टी है, दिख रहा है बोर्ड पे? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। ओके ओके, अब दिख रहा है। सो ये जो एफ डेल्टा टी आ रहा है, दैट एफ डेल्टा टी, उसको हम लोग इम्पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला, मतलब उसका डिनोशन है जे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ इंटू डेल्टा टी। सर ओके, इसका और जब मैं, हाँ ऐसा यूनिट तो कि मोमेंटम का हो जाएगा। हाँ, इसका मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मुझे फोर्स और टाइम दोनों ही नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स निकाल सकता हूँ। इम्पल्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होगी। पुट आउट। सर तो इम्पल्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया? नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं हुआ, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज इन इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, और वो फोर्स हो जाएगा। और इम्पल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके सर। ओके, ऐसा यूनिट केजी इम्पल्स और मोमेंटम में फर्क क्या है? इम्पल्स एंड मोमेंटम में बहुत फर्क है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, बट मैं बोलूं इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों इक्वल है। ओके, ये लिखना स्टार्ट करो। A large force acting, a large force acting on a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force. सर अब ये लार्ज फोर्स एक्ट करता है छोटे टाइम के लिए, तो फिर उसको न्यूटन में क्यों एक्सप्रेस नहीं करता? एक्सप्रेस न्यूटन में भी कर सकते हैं ना, ये न्यूटन ही तो होगा। तो फोर्स सर को मैं न्यूटन में फाइंड कर सकता हूँ, पर बोलो। हाँ, तो इसका फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हो जाएगा ना? देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब कोई बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है, ओके, बहुत ही ज्यादा फोर्स लग रहा है और बहुत कम टाइम के लिए, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मार दी, स्वयं ने रेज हैंड किया है, मैंने स्वयं को थप्पड़ मार दिया, तो मैं जब स्वयं को थप्पड़ मारूंगा तो होगा क्या? बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। पर जो यस सर। कांटेक्ट टाइम होगा, मतलब कि जितने टाइम के लिए मैंने उस पर फोर्स लगाया, वो बहुत ही कम होगा। आ रहा है यस समझ सर। में? हाँ सर। तो अब होगा क्या कि फोर्स बहुत ज्यादा है तो वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा आएगी, जिसकी वैल्यू मैं एक्चुअल में फाइंड नहीं कर सकता, बहुत बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली जो कांटेक्ट टाइम है उसको मैं प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकता, बिकॉज कांटेक्ट टाइम क्या है? बहुत ही छोटा है। पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एफ और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वैल्यू मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और इस फाइनाइट वैल्यू को मैंने बोल दिया इम्पल्स। आया समझ में? यस सर। स्वयं क्या बोल रहे हो, बोलो। सर एक डाउट था, वो लास्ट क्लास में आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में वो लिखा था ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ a body is directly proportional to applied force and takes place in direction in which the force acts. वो लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना हाँ सर आपने? हाँ, नहीं लिखा कुछ? उसके बाद क्वेश्चन करवाया था ना, और मैंने बुक में से लिखने को दिया था पूरा। हाँ सर। एनसीईआरटी शेयर की थी मैंने, और उसमें से लिखने को लिए बोला था। भूल गया तू? लिखा ही नहीं है तूने?
बाकी रह गया वो। नहीं सर, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो यार। अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कल का, मतलब लास्ट क्लास का। जल्दी से वीडियो देख के उसमें लिख लेना जो भी लिखना था वो। ओके सर। ओके, चलो बड़े आगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। इम्पल्स को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। आगे लिख सकते हो, सर लिखो द प्रोडक्ट ऑफ, इतना लिख लिया। सर लेफ्ट साइड वाला बचा, 1 मिनट। हाँ, लेफ्ट साइड वाला अभी मत लिखो, पहले ये थियरी लिख लो, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला लिखना। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड impulse. Impulse is a vector quantity. Impulse is a vector quantity. Denoted by J. ओके, इतना लिख लो और उसके बाद जो लेफ्ट साइड लिखा है वो सब लिख लो। इतना लिखने के बाद लेफ्ट साइड जो लिखा है वो लिख लो। लेफ्ट साइड जो लिखा था वो पहले लिख लिया। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। हो गया? यस सर। यस सर। सबने लिख लिया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। न्यूमेरिकल है ये, एनसीईआरटी का ये, ट्राई करो। A batsman hits the ball सर straight in the direction of the, लास्ट क्या हुआ? बाकी था वो स्लाइड में। एक मिनट रुक जाओ। लिख लो। थैंक यू सर। हो गया? हाँ सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल है, जल्दी से करो। A batsman hits back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.12, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. Right. सर 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, बाकी लोगों का क्या है?
सबका आ गया इतना? यस सर। यस सर। सर यस बोलो। ये आपकी स्क्रीन मतलब ब्लैक हो गए सर, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ओके राइट। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना? क्वेश्चन लिख लिया। अब दिख रही है स्क्रीन? यस वीडियो बेटा सब लोग ऑन कर लो। चलो करे क्वेश्चन। कितनों का आंसर आ गया? सिंपल क्वेश्चन। सर आप म्यूट पे हो। हेलो, आवाज आ रहा है? ओके, Yes, न्यूटन पर सेकंड गलत आंसर लिखा है, मानव यूनिट गलत लिखा है तुमने। चलो सॉल्व करते हैं। बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। और उसके बाद उसने बॉल को वापस मारा और उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, वेलोसिटी चेंज नहीं की, मतलब उसकी सॉरी स्पीड चेंज नहीं की, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की। तो आई कैन राइट कि फाइनल वेलोसिटी इज -12 मीटर पर सेकेंड। जो मास है वो दे रखा है 0.15 kg। डिटरमाइन द इम्पल्स। तो इम्पल्स में क्या बोल सकता हूँ? जो इम्पल्स है उसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। ओके, तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। डेल्टा पी मतलब पी आई माइनस पी इनिशियल, पी एफ माइनस पी आई। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। 0.15 इंटू 12 कितना आएगा ये? 0.15 इंटू 12 कितना करोगे? कितना? 1.8 1.8 1.8 kg मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम आया। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? सेम 1.8 0.15 इंटू 12। 1.8 नहीं आएगा बेटा, माइनस Minus 1.8 माइनस आएगा। 1.8 सर, मैं माइनस साइन भूल गया। माइनस 1.8 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये फाइनल मोमेंटम आया। इम्पल्स का फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। मोमेंटम में चेंज आया पी एफ माइनस पी आई के इक्वल। पी फाइनल है -1.8 -1.8 कितना आएगा ये? माइनस 3.6 -3.6 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, तो उसको तुम इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा। फाइनल आंसर मोमेंटम का जो यूनिट आएगा वो, सॉरी, मोमेंटम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.6। यूनिट क्या लिखोगे? एन यूनिट क्या डॉट एस लिखोगे? एन डॉट एस मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन इनटू सेकेंड करना पड़ेगा। ओके, लिख लो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, लिख लो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सॉरी, मोमेंटम नहीं बेटा, सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। वैसे तो दोनों का सेम ही मोमेंटम, सेम ही यूनिट होगा, बट फिर भी लिख लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज kg मीटर पर सेकेंड, या तो मोमेंटम के जैसा, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। ओके, तो -3.6 kg मीटर पर सेकेंड या फिर -3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड, डिवीजन में नहीं है।
कोई डाउट? यस सर, आया समझ में सबको ये? यस सर, ओके, आगे क्वेश्चन करें। यस सर। चलो, या फिर पहले एक न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। Every action is an opposite reaction. लिख लो न्यूटन थर्ड लॉ, हेडिंग डाल दो न्यूटन थर्ड लॉ। Every action has equal and opposite reaction. ओके, सबसे सिंपल न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 9th स्टैंडर्ड में भी तुमने पढ़ा हुआ है। ओके, मैं जिसको जितना मारूंगा वो मुझे उतना ही मारेगा, राइट? सिंपल। Yes. कोई डाउट? शिवम क्या डाउट है, बोलो। सर मुझे ये डाउट है कि सर अगर एक हार्ड बॉल जो कि मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट जो स्मूथ सरफेस पे मतलब कि कोई बेड या पिलो के ऊपर गिरे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन? सर क्योंकि अच्छा हाँ सर पता चल गया है। समझ में आ रहा है बेटा? चाहे हाँ कुछ सर। भी हो जाए जिंदगी में, न्यूटन थर्ड लॉ कभी भी अनफॉलो नहीं होगा। सभी लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। सब मतलब Without- पीलो जैसे सरफेस पे भी करेंगे, सॉफ्ट और स्मूथ? हर सरफेस पे, चाहे कुछ भी ओके हो सर। जाए। ओके जैसे सर। मैं तुम्हें थप्पड़ मारू, तो मैंने जितना तुम पे फोर्स लगाया, क्या तुम भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाओगे? हाँ सर। हाँ सर, आपके हाँ हाथ पे ना? उतना ही जोर से लगेगा। मैं जितना जोर से उसको थप्पड़ मारूंगा, उतना ही मेरे हाथ पे भी लगेगा, उसके गाल पे भी लगेगा। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे गाल पे ज्यादा दर्द होता है और मेरे हाथ में कम दर्द होगा। गाल हाँ, ज्यादा सेंसिटिव। गाल सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकल रीजन की वजह से तुम्हारे गाल पे ज्यादा फोर्स लगा, ऐसा तुम्हें लगा है। तुम्हें लगा कि मुझे ज्यादा लगा और सर को तो कुछ नहीं लगा होगा, पर एक्चुअल में फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, पर उसकी इफेक्ट अलग अलग क्रिएट हो रही है। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर, कोई डाउट? हमेशा फोर्स कैसा लगेगा? इक्वल लगेगा। इक्वल। इफेक्ट अलग अलग हो सकती है उसकी, उस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट हो रही है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार वाला है, ओके, पुरानी कार है किसी के पास, वो जा रहा था इस डायरेक्शन में और एक बेचारे छोटे से साइकिल वाले से टकरा गया। ओके, कार और साइकिल एक दूसरे से टकराई, किसने किस पे ज्यादा फोर्स लगाया? सर इक्वल फोर्स लगा है। इक्वल फोर्स लगा। जितना फोर्स Equal कार force. ने साइकिल पे लगाया, उतना ही फोर्स साइकिल ने कार पे लगाया होगा। समझ में आ रहा है? ये न्यूटन ने कहा है। पर एक्सीडेंट के बाद देखोगे तो साइकिल वाले की हालत खराब हो जाएगी, कार वाले को कुछ नहीं होगा। तो ये मोमेंटम की वजह से होगा। नहीं, मोमेंटम की वजह से नहीं, एनर्जी की वजह से होगी। एनर्जी की मोमेंटम वजह की से वजह भी से नहीं तो है, होगा, ऐसा नहीं क्योंकि बोल सर सकते। मास मास कार की का वजह ज्यादा है से ना, साइकिल से। मास नहीं, सर एनर्जी मास की ट्रांसफर। वजह से हो, साइकिल का मास बहुत मास की वजह से हुआ। डिपेंड नहीं करता है। सर मुझे लगता साइकिल है कि वाले सर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि कार का मोमेंटम ज्यादा था साइकिल से। देखो मुझे लगता ऐसा, है हाँ एनर्जी ट्रांसफर बोलो। की वजह से हुआ। सर नहीं, हाँ बोलो। नहीं सर, मतलब ठीक है। गाड़ी और साइकिल जिस मोमेंटम से चल रहे थे वो कोलिजन के बाद भी सेम रहेगा, बट क्योंकि Yes, मास sir. कम है साइकिल का, इसलिए उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा रहेगा। नहीं सर, अगर फोर्स सेम हो है, फोर्स सेम रहेगा फोर्स सेम पर है तो इफेक्ट सर साइकिल पे ज्यादा होगा। बैलेंस हो जाएगा ना सब चीज। चलो चलो फोर्स सेम चलो, रहेगा तो क्योंकि मोमेंटम सर भी सेम फोर्स अगर रहेगा। सेम होगा, भले ही साइकिल का मास कम होगा, मतलब साइकिल का एक्सीलरेशन सर ज्यादा है, और कार का हाँ बोलो। भले ही मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन सर कम होगा। हाँ, ये आदर्श जो बोला वो सही बोला सर। एक्सीलरेशन साइकिल का ज्यादा होगा, मास कम है, पर चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा, इसलिए एनर्जी पे हाँ डाउट है सर। सर। चलो चलो चलो, सुन लो सुन लो सुन लो। सबसे पहली बात, न्यूटन ने सिर्फ क्या बोला? दोनों एक दूसरे पे फोर्स कैसा लगाएंगे? सेम लगाएंगे। इक्वल। ओके, इफेक्ट किस पे ज्यादा हुई वो केस टू केस वैरी कर सकता है। हाँ, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो डिपेंड रहेगा मास पे। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है। मान लो मास, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ साइकिल में वो a1 है, और फोर्स की वजह से जो साइकिल कार में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, लेट्स से दैट इज a2।
सो आई कैन राइट कि भाई फोर्स सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई F विल बी इज इक्वल्स टू F, फोर्स जितना साइकिल ने कार पे लगाया, लेट्स से इसको लिख सकता हूँ C साइकिल के लिए, या फिर बाइसिकल बोल देते हैं, तो ये लिख लेता हूँ BC। BC का मतलब हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन बाइसिकल ड्यू टू कार, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन कार ड्यू टू बाइसिकल। यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। अब एक बात बताओ, जो बाइसिकल पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन बाइसिकल ड्यू टू कार, ये किसका ये इससे किस पे लग रहा है ये फोर्स? साइकिल पे। तो उससे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो साइकिल का क्रिएट होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ विल बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बाइसिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल। यस सर। और फोर्स जो कार पे लग रहा है उसकी वजह से कार का एक्सेलरेशन होगा, so I can write MC and AC, mass of car into acceleration of car। अब ये दोनों इक्वल है, so MB AB will be is equals to MC AC। समझ में आ रहा है यहाँ तक? so अब Yes, मैं लिख yes, सकता हूँ sir. MB upon MC is equals to AC upon AB। मतलब जो एक्सेलरेशन है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका Yes, एक्सेलरेशन sir. ज्यादा, सॉरी जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। जैसे कि साइकिल का मास बहुत कम था तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा क्रिएट होगा। ओके, कोई डाउट? तो जो फोर्स की इफेक्ट, अगर मैं फोर्स की इफेक्ट एज अ एक्सेलरेशन मानूं, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? साइकिल का। और कार के जो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा। कोई डाउट? no sir। समझ में आ रहा है ये? पर फोर्स कैसा लगाएंगे एक दूसरे पे? फोर्स एक दूसरे पे कैसा Equal. लगेगा? सेम लगेगा। इक्वल लगेगा। कोई डाउट? नो सर। चलो एक छोटा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। लेट्स से क्वेश्चन दिस कम इज लिख ले। अर्थ। नहीं चलेगा, लिखो मत, समझ लो। लेट्स से ये अर्थ है, यहाँ पे एक एप्पल गिर रहा है अर्थ के ऊपर। अर्थ ने इस एप्पल को 10 न्यूटन फोर्स से खींचा, तो क्या एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा सर, 10 लगाएगा। न्यूटन का। लगाएगा। तो एप्पल भी क्या करेगा? अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स से खींचेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चाहे कुछ भी हो जाए, एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, पर उसकी इफेक्ट अलग अलग हो सकती है। जैसे एप्पल पे जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है, पर अर्थ पे जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है उससे अर्थ का कुछ नहीं होने वाला, वो वहीं का वहीं रहेगा। आ गया मास की समझ वजह में? से। मास Yes, की वजह sir. से। समझ में आ गया ये? यस सर। चलो लिख लो, लिख लो। फॉर एनी फोर्स between two objects for any force between two objects acting between two objects लिख लेना। for any force acting between two objects, the force acting on each other will always equal in magnitude and opposite in direction। Okay, for any force acting between two objects, the force acting between या फिर the force acting on each other will always equal in magnitude and opposite in direction। लिख लिया यहाँ तक? ये लाइन लिख लो जल्दी से। बेटा वीडियो ऑन करके रखो, हर बार बोलना ना पड़े। फिर तुम्हारे ग्रुप में नाम तो आ ही जाएगा, जिसका ऑफ होगा उसका। मैग्नीट्यूड के बाद कुछ लिखा है? नहीं, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ये जो दो फोर्स है वो साइमल्टेनियसली होता है ना? हाँ, जितने टाइम के लिए एक फोर्स लगेगा उतने ही टाइम के लिए दूसरा फोर्स भी सेम। मैं उसको थप्पड़ मार रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे थप्पड़ मारेगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसी टाइम पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा देंगे।
चलो कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं अभी तक? किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, अब नो एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई जितना फोर्स, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, अगर वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो हम लोगों ने तो पढ़ा है कि इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना? यस सर। जैसे कि मान लो मैं किसी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, वो भी मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स तो 0 हो गया क्या? नहीं सर, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा नहीं होगा कि मैं उस पे 10 लगा रहा हूँ, वो भी मुझ पे 10 लगा रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद तुमसे इससे मुझे आंसर मिले। ये अर्थ है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, हाँ या ना? यस सर। तो मान लो ये मून है, क्या अर्थ मून को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा या नहीं खींच रहा होगा? खींच रहे हैं। खींच रहा है। तो फिर मून अर्थ पे नहीं क्यों नहीं गिर पाता? मून जो है वो अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि मून भी वेलोसिटी फोर्स लगाता है। वेरी गुड, ये आंसर मुझे चाहिए था। क्वेश्चन ये है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर बोलना ध्यान से। जैसे अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, वैसे अर्थ मून को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो उस फोर्स की वजह से मून जो है वो अर्थ के पास क्यों नहीं आ जाता, अर्थ पे जाके क्यों नहीं गिरता? कौन बताएगा आंसर? रेज हैंड करो। तुम लोगों को सिर्फ गलत आंसर ही बताने हैं, ओके? सही आंसर के लिए मेरे पास अभी, हाँ बोलो बोलो। Sir, can you repeat the question? क्वेश्चन ये बेटा कि जब अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है, ओके, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मून को भी अट्रैक्ट करता होगा। तो अगर मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरता? सर एकदम नेग्लिजिबल, डैम नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सर वो गलत बात। मून भी अर्थ का को खुद सेम का भी तो फोर्स से attraction अट्रैक्ट करता है होता ना। सर वो मून भी तो सेम फोर्स में अट्रैक्ट करेगा ना अर्थ को, तो मास पे बहुत डिपेंड बढ़िया, करता है गलत acceleration। आंसर। और बताओ सर सर, मास बाकी बॉडीज पे अट्रैक्ट करती होंगी मून को। सर सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? न्यूटन वापस का बोलो। फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज होता Yes। और सर जब ऑर्बिट में घूमता है तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता है, ये इसलिए सब नेट क्या फोर्स होता भी है? 0 बकवास होता है। मत करो शिवम, कुछ सर। और बताओ। हाँ सर कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में रहना होता है सर, तो फिर मून तो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहता है और सर अर्थ भी उसे खींच रहा है, इसलिए सर उसका सर्कुलर लगा रहा है। यस सर। तो उससे क्या फर्क होगा? इसलिए तो सर मून अर्थ में नहीं गिर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहता है, पर अर्थ उसे खींच रहा है, इसलिए सर वो गोल गोल घूम रहा है। सर तो एक्चुअली अर्थ, मून जो है वो अर्थ पे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? सर नहीं गिर सर रहा। गिर रहा है, वो नहीं हमेशा गिर गिर रहा रहा है है उसके ऊपर। सर नहीं गिर रहा। सर मून तो अच्छा। हमेशा गिर रहा सर है, उसके पास फिर रैप कर रहा है बार-बार। वेलोसिटी है इसलिए वो नहीं गिर रहा है, नहीं तो गिर जाता। सर वो अर्थ पे ओके गिर चलो, रहा है देखो पर सुन लो मिस कर रहा है। अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि मून क्यों नहीं गिर रहा है, पर जितने लोगों ने ऐसा आंसर दिया, सुजनम तुम्हारा जो आंसर था वापस रिपीट करो। सुजनम रिपीट करो आंसर। सर इक्वल फोर्स से दे रहा है ना, मतलब जितना फोर्स अर्थ अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स मून से अट्रैक्ट करेगा। चलो देखो बेटा, सुजनम ने जो आंसर दिया उस पर हम डिस्कस करते हैं। सुजनम ये कहता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ जो मून पे फोर्स लगा रहा है, मान लो वो 100 न्यूटन है, तो सुजनम का कहना ये है कि अर्थ पे भी तो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मून नीचे नहीं गिरेगा। यही कहना चाहते हो ना? हाँ सर। सर दोनों तो फोर्स देखो, हाँ बोलो। दोनों फोर्स दो अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। सेम हाँ ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं तो तो देखो फिर बेटा, अगर, हाँ रुक जाओ, जो सुजनम ने बताया, अगर उस हिसाब से देखे तो जो बेचारा एप्पल गिर रहा था, 10 न्यूटन फोर्स लगा के एप्पल नीचे गिर रहा था, तो वो भी तो अर्थ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, तो फिर वो क्यों गिर गया और मून क्यों नहीं गिरा? तो ये तो आंसर गलत हो गया ना सुजनम, आया समझ में? ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो एक्शन है और ये जो रिएक्शन है, वो दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। मतलब मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा है, उसका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि जैसे
अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है तो मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए मून वहीं का वहीं रहता है। तो ये आंसर गलत होगा। समझ में आ रहा है? स्वयं Yes, बोलो sir. क्या डाउट है? सर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती इसलिए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा बोलो, स्वयं क्या बोल रहे थे, बोलो। सर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती इसलिए। पर मारूंगा तुमको, ग्रेविटी नहीं होती। 9th में पढ़ाया था फिर भी भूल जाते हो। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, नहीं होती ग्रेविटी स्पेस में। मतलब ग्रेविटी होती है सर, पूरा फील्ड से सर वो तो होती है, जहाँ मास होगा वहाँ ग्रेविटी होगी। मास को बेटा, मतलब ग्रेविटी को कोई वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पे भी लग सकती है। ओके, अगर मैं स्पेस में चला जाऊंगा तो मुझ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा, या फिर बहुत ही कम, या फिर नेग्लिजिबल लगेगा, पर मून पे तो लगता है। ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे। पहले अभी जो समझना है वो समझ लो सर कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। अर्थ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन मून की तरफ, मून पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन अर्थ की तरफ। अब ये मून को नीचे गिरना ही पड़ेगा, और मून हमेशा नीचे ही गिरता रहता है, पर बेचारा अर्थ तक नहीं पहुंचता। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? हिनल, पंच दूसरा पटेल, एग्जांपल थोड़ा लो ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कौन सा कर रहा दूसरा है एग्जांपल? सर। वॉकिंग का मतलब क्या? सर, हम जो चलते हैं, हम लोग ग्राउंड के ऊपर जो हाँ लगाते हैं, वो वाला एग्जांपल है। हाँ, इसमें क्या लेना है बताओ। हम लोग चल रहे हैं, क्या करेंगे फिर? तो सर हमारा पैर जो फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, वो भी हाँ, इक्वल होता है। वो भी इक्वल होता है। जैसे मैं जितना फोर्स लगाऊंगा ग्राउंड पे, ग्राउंड भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगा, यस पर सर। ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, इसलिए कभी भी कैंसिल नहीं होते। समझ में आया ये? यस सर। ऐसी गलती मत करना। समझ में आ गया? यस सर। अभी हम सिर्फ गलतियां देख रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। लिख लो, ये नोट करके लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, नोट करके लिख लो। में भी पूछा था। क्या बोल रहे हो बेटा? मून वाला क्वेश्चन हाँ, हमने मून 9th वाला में भी क्वेश्चन पूछा 9th था में भी हमें। पूछा था, और अभी 9th का ही फिजिक्स चल रहा है, कुछ भी 11th का नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, ये पूरा चैप्टर 9th का जो चल रहा है वही मैं कर रहा हूँ। लिखो, एक्शन, नोट करके लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction, yet these forces won't cancel out each other as it is acting on two different objects. समझ में आ गया? Any doubts? ये लिख लो, नोट करके ये अच्छी तरह से लिख लेना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, yet this force won't cancel out each other as it is acting. Okay, मैंने एक्शन लिख लिया, wait a minute, as it is acting on two different objects. है भाई किसमें, इसमें किसी को भी डाउट है? बहुत सारे लोग एक्शन रिएक्शन को ही कैंसिल कर देते हैं। ओके, इसलिए ये चीज लिखाई है। भाई डाउट इसमें हो तो बोल दो जल्दी से। बड़े आगे। Yes, sir. सर उस मून वाले में तो सर मून गिर ही रहा है ना। हाँ, मून गिर रहा है ना, पर मून बेचारा अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। हाँ सर, गिर तो रहा है पर अर्थ तक नहीं पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है? ये समझाऊं इसको भी? वो तो ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ेंगे ही तो। हाँ सर समझ में आ गया। ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ेंगे ही, फिर भी एक बार देख लेते हैं। समझा दो ना सर एक बार।
क्या बोल रहे हो समझा देता हूँ। ओके देखो, मान लो एक प्रोजेक्टाइल तो हमने पढ़ा ना बचपन में, यस 2-3 सर। क्लास पहले यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। यश श्रीवास्तव पावर कट हो गया, रीजन आई जॉइंड। ओके ओके यश श्रीवास्तव, नो इश्यू। कुछ Thank डाउट you, हो तो sir. मैसेज या कॉल। क्या बोल रहे हो? Okay, sir. Thank you, sir. देखो बेटा, ये अपना अर्थ है। अर्थ से पहले एक काम करते हैं, अर्थ को हटाते हैं। एक मान लो फ्लैट सरफेस है या फिर ऐसी सरफेस है, यहाँ से मैंने बॉल को फेंक रहा हूँ। बॉल क्या करेगा? आगे जाके नीचे गिर गिरता है। जाएगा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना हमने, ऐसा Yes. बॉल बेचारा नीचे गिर जाता था। यस कोई सर। डाउट? No, ओके sir. मैंने अब क्या किया, एक बॉल को मैंने यहाँ पे बहुत ही स्पीड से फेंका, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंका। जब मैं इस बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो ये गिरने वाला है, हाँ सर, ये गिरेगा। गिरेगा ऐसे। हाँ सर। Yes, sir. मान लो इसकी स्पीड थोड़ी कम है तो ये बेचारा ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिरेगा। हाँ सर। स्पीड में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? थोड़ा और आगे जाके आगे गिरेगा। गिरते जाएगा। स्पीड में और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? और आगे और जाके गिरेगा। गिरेगा। और बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? सर वो ऑर्बिट करने गिरेगा, पर जमीन बेचारी वहां से क्या निकल जाएगी? आगे निकल लग जाएगी। जाएगी। समझ में आ रहा है? गिर रहा है वो, पर हर बार क्या हो रहा है? मिस कर जमीन उसको क्या कर रही है? मिस कर ली। पोजीशन से जमीन ही हट गई, तो ये वापस वहीं पे आएगा। समझ में आ रहा है ये? यस तो सर। सर ये अर्थ की स्फीयरिकल प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। यस, अर्थ की स्फेरिकल प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से हो रहा है। ओके या फिर हम Yes. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लो मानव यहाँ पे खड़ा है, अर्थ के बहुत ही बड़ी बुर्ज खलीफा पे खड़ा है मान लो, और बहुत ही स्पीड से एक बुलेट उसने फायर की, बहुत ज्यादा स्पीड से। तो बुलेट गिरेगी नहीं, बुलेट क्या करेगी? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व Revolve. करना चालू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो बुलेट मानव ने मारी वो उसी से पीछे से आके वापस मानव को ही मार देगी। आया समझ में? यस सर। बेचारा वो तो हवा में और फायर ज्यादा कर रहा था स्पीड लगी। हॉरिजॉन्टली और उसको ही मर जाएगी, वो मानव बेचारा गया। समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। ओके सर और ज्यादा सो स्पीड लगा मून भी तो वो जो है, ऑर्बिट ही छोड़ देगा ना। क्या बोल रहे हो बेटा? और ज्यादा स्पीड लगा है तो वो ऑर्बिट ही छोड़ देगा ना। और ज्यादा स्पीड लगाया तो बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। छोड़ देगा, जितनी ज्यादा छोड़ेगा स्पीड नहीं बढ़ती उसे। जाएगी हॉरिजॉन्टली, वैसे वैसे वो बड़े बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगेगा। और ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जो मून है उस पे अर्थ तो फोर्स लगा रहा है, मून बेचारा गिर भी रहा है, पर गिरने के टाइम पे हो क्या रहा है? देखो गिरता है तो होता क्या है, जैसे हम लोग एक बात देखो, ध्यान से देखो, ये बॉल प्रोजेक्टाइल के अंदर रेगुलर हम लोग प्रोजेक्टाइल सीख रहे थे, उसमें बॉल गिर क्यों रहा था? गिरने का रीजन क्या था? ग्राउंड। सर एक तो ग्रेविटी अर्थ थी का और एक अट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल। अर्थ का अट्रैक्शन होता है। ओके मतलब अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो हमेशा इस स्पीड से कुछ एंगल पे लगता था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता जा रहा था। बट मान लो ये हम लोग स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ओके कि अब वो जब गिर रहा है तो मान लो गिरते गिरते यहाँ तक पहुंच गया, तो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो उसका जो फोर्स लगेगा अर्थ का वो ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। जब इधर पहुंचेगा तो अर्थ का फोर्स ऐसा लगेगा। मतलब Yes. एक बड़े से ऑर्बिट के लिए हो क्या रहा है? अर्थ के फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। अर्थ के फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कब कब? जब मैं बड़े से ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तब। जब हम छोटी सी बात करते थे, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, तो अर्थ का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा था, पर अब अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, एक सेंटर की तरफ लग रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। और जिसकी वजह से ये जो बॉल है वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर रिवॉल्यूशन करता रहेगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करता है। और इसीलिए अगर मान लो एक सैटेलाइट को मैं छोड़ रहा हूँ अर्थ के ऑर्बिट में, तो उसको कंटिन्यूअसली मुझे पावर देने की जरूरत नहीं है, मतलब एनर्जी कोई भी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मोशन करता रहता है। समझ में आ रहा है? यस सर। जितने भी सैटेलाइट्स अर्थ से बाहर गए हैं उसको मोशन करवाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक बार वो ऑर्बिट में आ गया अपने आप वो रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट एनी फ्यूल, विदाउट एनी एनर्जी। समझ में आ रहा है? यस सर। एनर्जी सिर्फ तो अर्थ से लेके उस ऑर्बिट तक जाने के लिए निकल चाहिए। जल्दी निकल। हाँ बोलो क्या हुआ?
आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। कोई डाउट किसी को? नो सर। वृंदा का आवाज आ रहा है क्या किसी को? नहीं आ रहा। सर एक एक हाँ, कोई बोलो। ऐसी तो वेलोसिटी होगी ही ना कि जिस उस वेलोसिटी फेंकेंगे तो वो अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाएगा। हाँ, ऐसी वेलोसिटी होगी, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे सारा। ओके सर। ओके, कोई भी ऑर्बिट में हम लोगों को जाना है तो क्या स्पीड चाहिए वो भी पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी स्पीड से फेंकेंगे कि बॉल मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा ही ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के ही बाहर चला जाएगा, वो सब भी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? एक्शन रिएक्शन का जो हम बात कर रहे थे वो समझ में आ गया, ये तो बाद में भी देख लेंगे, नो इश्यू। आगे बढ़े। यस सर। थर्ड लॉ समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। ओके, और एक चीज लिख लो। और एक चीज लिख लो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस